हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज से आपको रोजाना राजस्थान इतिहास की क्लास देखने को मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो हमारा दुर्ग का टॉपिक था ना, वो हमारा पूरा हो चुका है। यानी जो जितने भी दुर्ग थे ना, उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। तो अब हम आज से आपको इसी टाइम राजस्थान के इतिहास की क्लास देखने को मिलने वाली है, और इसी के साथ साथ आपकी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास भी अब आपके लिए जोड़ दी जाएगी। तो आप देख लीजिए, आपके लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। आपके लिए सभी क्लासें बैक टू बैक मिलने वाली है। आपको और कहीं पर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर पूछा जाता है ना, उन सभी का आपको मैटर मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमारा हो गया पटवार वैकेंसी का पूरा सिलेबस है। वीडियो का भी पूरा सिलेबस है, और साथ ही साथ आपका पशु परिचर का भी पूरा सिलेबस है। राजस्थान एलडीसी का आपको भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपके लिए जो एक क्लास बचती है, वह बचती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास आपकी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी, जो कि आपकी बोर्ड पर होने वाली है। तो रीजनिंग की क्लास आपको बोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ही में हम मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए रोज़ाना हम 7 से 8 घंटे का कंटेंट अपलोड करते हैं। ये आप देखिए, हमको तो 7 से 8 घंटे आपको कंटेंट मिलता है। हमको उस कंटेंट को तैयार करने में कितना समय लगता है। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो जाए। पशु परिचर का एग्ज़ाम है ना, तब तक आपको हम 3 से 4 बार इसका रिवीजन आसानी से करवा देंगे, और गारंटी है कि आपका 100% इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और आपकी जल्द ही आपकी एक लाइव टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी। यानी आपको जल्द ही एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे पहले हम राजस्थान की सभ्यता पढ़ने वाले हैं, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सभ्यता रही हैं, तो उनका हमको पता होना चाहिए। और जो हमारा इतिहास है ना, तो इतिहास के अंदर भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो राजस्थान की जो सभ्यता है ना, वह कौन कौन सी सभ्यता है, तो उनका हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सभ्यता क्या हो जाती है, कि जो विभिन्न ताम्र युगीन स्थल है, यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थल है जहाँ आपको ताम्र पाषाणिक स्थल मिलते हैं। यानी ताम्र पाषाणिक स्थल राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं, तो ताम्र व जो पाषाणी युगीन सभ्यता के अवशेष है ना, तो वह सबसे पहले तो हमका हो गया आहड़, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन रहा है यहाँ पर, कि आहड़ सभ्यता कहाँ की है, तो आहड़ सभ्यता हमारी उदयपुर की है। उसके बाद जो गिलिंड सभ्यता है, वह कहाँ की है, तो गिलिंड सभ्यता हमारी राजसमंद की है। तो गिलिंड सभ्यता कहाँ की होगी, तो गिलिंड सभ्यता है ना, यह हमारी राजस्थान की है। जो अगली हमारी है वह है बालाथल। तो बालाथल सभ्यता हमारी उदयपुर की है। फिर हमारी ओझियाना सभ्यता हमारी भीलवाड़ा की है। फिर है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता हमारी नीमका थाना की है। और अगली है हमारी कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता हमारी हनुमानगढ़ की है। तो जो हमारी विभिन्न जो ताम्र और जो पाषाणी अब सभ्यताओं के जो स्थल है, वह हमें कहाँ कहाँ पर मिली है, तो सबसे पहले तो हमको इनका पता होना चाहिए। जो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो एक बार और थोड़ी सी हल्की या सरसरी नज़र से इनको एक बार और देख लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली है जो आहड़ सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता है, इसके अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, तो इसके अवशेष हमें उदयपुर के अंदर मिले हैं। ये जो 6 सभ्यता है ना, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना कि इनके अवशेष कहाँ पर मिले। इनसे आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो है हमारी आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आहड़ के अवशेष हमको उदयपुर के अंदर मिले हैं। उसके बाद अगली है हमारी गिलूंड। तो गिलूंड सभ्यता है, तो इसके अवशेष हमको कहाँ मिले हैं, तो गिलूंड के अवशेष हमको राजसमंद के अंदर मिले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी 2 नंबर सभ्यता है गिलूंड है। तो गिलूंड के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो गिलूंड के अवशेष हमको राजसमंद में मिले हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड सभ्यता है, तो थर्ड सभ्यता है हमारी बालाथल। तो थर्ड सभ्यता हमारी कौन सी है, बालाथल। तो बालाथल के अवशेष कहाँ मिले हैं, उदयपुर के अंदर। यानी
एक तो हमारी आहड़ सभ्यता हो गई और एक हमारी होगी बालाथल। तो इन दोनों का जो उत्पत्ति स्थल है यानी इनके जो अवशेष है ना वह एक ही जगह मिले हैं, वो है हमारे उदयपुर। फिर उसके बाद है ओजियाना। तो ओजियाना कहाँ है? ओजियाना हमारा भीलवाड़ा के अंदर इसके अवशेष मिले हैं। यानी जो ओजियाना सभ्यता है, तो ओजियाना सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? ओजियाना सभ्यता के अवशेष हमको भीलवाड़ा के अंदर मिले हैं। फिर अगला है हमारा गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो गणेश्वर सभ्यता है ना उसके अवशेष नीमका थाना के अंदर मिले हैं। यानी जो गणेश्वर सभ्यता है तो उसके अवशेष हमको कहाँ पर मिले हैं? उसके अवशेष हमको नीमका थाना के अंदर मिले हैं। फिर जो हमारी अगली सभ्यता है, अगली हमारी कौन सी होगी? तो अगली हमारी है कालीबंगा। तो कालीबंगा के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा के अवशेष हमको हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं। तो कालीबंगा के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? जो कालीबंगा सभ्यता है ना उसके अवशेष हमको हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं? तो उदयपुर के अंदर सबसे तो पहले हमारी है आहड़ और उसके बाद है हमारी बालाथल। आपको यह याद रखना है कि उदयपुर के अंदर दो सभ्यताओं के हमको अवशेष मिले हैं, आहड़ और बालाथल। उसके बाद जो आज की हमारी पहली सभ्यता है वह हमारी है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता पर विस्तृत जानकारी हम आज हासिल करने वाले हैं। काली सभ्यता कहाँ है, कहाँ से है, इसकी खोज किसने की, क्या इसका प्रोसेस है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या कुछ महत्व है, उन सभी पर आज हम बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, यानी सबसे पहले क्या है जो हमारी है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता क्या हो गया? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता है वह राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। यानी जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। यानी राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है ना यह हमारी कालीबंगा सभ्यता है, जो कि हमारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ के ही अंदर हमारा बटनेर का दुर्ग है, जो कि सैन्य दुर्ग था। अगर आपका कभी बटनेर जाने का अवसर हो तो आप इस दुर्ग को ज़रूर देखना। यह दुर्ग देखने में बहुत शानदार है। मैं पर्सनली इस दुर्ग के अंदर गया हूँ। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है ना वह जर्जर हो चुकी है। इसकी स्थिति थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है, लेकिन अब इसके अंदर निर्माण कार्य दोबारा से चल रहा है। यानी जो इसका निर्माण है ना वह पुनः हो रहा है। जहाँ पर यह इसकी टूट फूट हो चुकी है वहाँ पर इसका जो कार्य है ना वह चल रहा है। और साथ ही साथ इस दुर्ग के अंदर बहुत से लोग आते हैं और जो यहाँ पर यह एक बहुत ही शानदार सैन्य दुर्ग है। इसके अंदर जो पानी निकलने का यानी जो वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी है वह बाहर निकलने का भी इसके अंदर एक शानदार सिस्टम बनाया हुआ है। तो यह दुर्ग देखने में बहुत ही शानदार। और साथ ही साथ इस दुर्ग के अंदर बहुत से मंदिर बने हुए हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पहले जब हम हनुमानगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं ना तो वहाँ पर जो सबसे पहला मंदिर है ना वह हमारा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। यानी सबसे पहला मंदिर हमारा हनुमान जी का है, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। उसके बाद इसके अंदर बहुत से मंदिर है। इसके अंदर कृष्ण जी का मंदिर है, इसके अंदर हमारे शिव भगवान का मंदिर है और बहुत से मंदिर है जो देखने में बहुत ही सुंदर है और जो कि बहुत ही पुराने हैं। अगर आपका कभी हनुमानगढ़ जाने का अवसर मिले तो मेरी मानो तो आप एक बार इस दुर्ग के अंदर ज़रूर जाना। आप इस दुर्ग की मजबूती को देख सकते हैं और यह अपने आप में एक अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ता है। और यह राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है, राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है। तो आप इसको ज़रूर देखना। फिर जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता का कुछ है तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। फिर है सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा को खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। यानी
जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सर्वप्रथम स्टार्टिंग के अंदर 1921 के अंदर हड़प्पा को खोजा गया और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो को खोदा गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर सबसे पहले जो हड़प्पा है, हड़प्पा को कब खोजा गया, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसमें हड़प्पा को 1921 के अंदर खोजा गया था। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज कब हुई, आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ उत्तर दीजिए 1921 के अंदर, यानी 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज हुई थी। फिर क्या है, फिर हमारा 1922 में मोहनजोदड़ो को खोदा गया, यानी 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। तो यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहे हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है राजस्थान में, तो है कालीबंगा के समकालीन है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 1921 के अंदर हड़प्पा को खोजा गया। फिर है 1922 के अंदर यहाँ पर मोहनजोदड़ो को खोदा गया, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो को कब खोदा गया, तो मोहनजोदड़ो को 1922 के अंदर खोदा गया था। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए, यानी कि जो हमारा हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना जो उसका तीसरा स्थल है ना कालीबंगा, वह हमारे हनुमानगढ़ में है। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है, यानी जो दशरथ शर्मा थे ना उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता कहा है। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी को सर्वप्रथम 1921 के अंदर हड़प्पा खोजा गया और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। और जो वर्तमान में जो हमारी यह सभ्यता है ना, तो वर्तमान में जो यह कालीबंगा सभ्यता है, तो यह वर्तमान में दोनों के दोनों, यानी जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में चले गए हैं। और जो सिंधु घाटी का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल था ना कालीबंगा, वह हमारा हनुमानगढ़ के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए जो कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो कालीबंगा सभ्यता हमारी हनुमानगढ़ के अंदर है। और जो दशरथ शर्मा थे ना, तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है, यानी जो दशरथ शर्मा थे ना तो उन्होंने कालीबंगा सभ्यता है ना उसको हमारी सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहा है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी इटली के एलपी टेसीटोरी 1887 से लेकर 99 में की थी, यानी जो इसकी सर्वप्रथम जानकारी है ना तो वह किसने की थी, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी इटली के एलपी टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी थी। फिर क्या है, जो कालीबंगा खोज है, तो कालीबंगा की खोज 1951 और 52 में आनंदमन घोष ने की थी। तो आपसे सबसे पहला ही पूछ लिया जाए कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा की खोज किसने की, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तथा जो इसका विस्तृत उत्खनन है ना, यह 1961 से लेकर 1969 तक हुआ था, यानी जो इसका विस्तृत उल्लेखन है ना उत्खनन हुआ है 1961 से लेकर 1969 तक ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने किया था। तो इसको उत्खनन का कार्य किसने किया, तो जो इसके उत्खनन का कार्य ब्रजवासी लाल व फिर बालकृष्ण थापर ने किया था। फिर क्या, यह क्षेत्र घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी जो यह हमारी कालीबंगा सभ्यता है तो यह जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का अवशेष है, यानी जो हमारी घग्गर नदी है यह कौन सी नदी का अवशेष है, तो घग्गर नदी हमारी सरस्वती नदी का अवशेष है। तो इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अंदर हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला है,
तो अभी तो जो हमने पढ़ा है ना, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो हमको यह मिला है कि जो यह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन है यह कालीबंगा सभ्यता है। फिर है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सर्वप्रथम 1921 के अंदर तो हड़प्पा को खोजा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 के अंदर हुई थी। और फिर क्या हो गया, फिर है कि मोहनजोदड़ो है ना, जो मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया, तो मोहनजोदड़ो को 1922 के अंदर खोजा गया। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 1921 व 1922 के अंदर खोजा गया था। आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन इस तरह घुमाकर भी दे सकता है। तो पहले तो दे देगा कि यहाँ पहले तो वह कह देगा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो पहला आपको आंसर दे देगा वह 1921 और 1922। और दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज कब हुई। तो देखो जो नाम के अंदर इसमें परिवर्तन आ गया ना, तो इसका जो उत्तर होगा सबसे पहला तो हो जाएगा 1922, फिर हो जाएगा 1921। तो आपको यह याद रखना है कि एग्जामिनर है ना, वह क्वेश्चन हमको किसी भी तरह से घुमाकर दे सकता है। तो हमको इस तरह से तैयारी करनी होगी ताकि हम एग्जामिनर जो कभी भी क्वेश्चन पूछे ना, हम आसानी से तैयार कर सकें। तो मेरा तो 100% यही दावा है कि मैं तो आपको इसी तरह से तैयारी करवाने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यह नहीं है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। यह मेरा दावा है। आप किसी भी लेवल की तैयारी इन क्लासों के माध्यम से कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनवाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पेपर से बाहर किया जा सके। अगर इस प्रकार पेपर बना लेगा कि सभी स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड हो सके, तो भर्ती तो हमारी 5000 की आती है और उसके अंदर फॉर्म लग गए 17 लाख। ऐसा नहीं होता। तो जो एग्ज़ामिनर होता है ना, उसकी स्ट्रेटजी यही रहती है कि स्टूडेंट को फेल कैसे किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को एग्ज़ाम से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इस प्रकार से यह पेपर बनाया जाता है। तो आप घबराइए मत, आपका साथी आपके साथ है। तो आपको इस प्रकार तैयारी करवाने वाला है। चाहे एग्जामिनर किसी भी तरीके से उसका पेपर बना ले, आप तो उसके अंदर 100 में से 100 लोगे। एक भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन आपका पेपर होना, तो उस दिन आकर इन सभी जो हमारी क्लासें हैं ना, उनके अंदर इन क्वेश्चनों को मिला लेना। और जल्द से जल्द आपकी राजस्थान की जो भी पूरा का पूरा जीके है ना हमारी, उसको आपको लाइव टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है। यानी जल्द से जल्द मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप एक सही दिशा के अंदर चल रहे हैं। जो हमारी रीजनिंग की क्लास बाकी है एक हमारी, तो रीजनिंग की क्लास हम जल्द से जल्द आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो जो सर्वप्रथम क्या हो गया, जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 के अंदर। यानी हड़प्पा की खोज हमारी 1921 के अंदर हो गई और 1922 के अंदर हमारी मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। और जो ये सबसे पहले क्या है, जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है ना, यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यानी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों के दोनों अब वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है। सिंधु का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है ना, वह कालीबंगा हनुमानगढ़ है। यानी जो सिंधु सभ्यता है ना, जो उसका तीसरा अगर महत्वपूर्ण जो स्थल है वह कालीबंगा है। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहा है। जो इसकी सर्वप्रथम खोज है ना, तो इसकी सर्वप्रथम खोज एलपी टेसीटोरी ने की थी। यानी जो इसकी सर्वप्रथम खोज है किसने की थी? इसकी सर्वप्रथम खोज एलपी टेसीटोरी ने 1887 से लेकर 99 तक की थी। फिर क्या है, कालीबंगा खोज 1951 से 1952 में अमनानंद घोष ने की। यानी कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? 1951 के अंदर। 1952 में जो अमलानंद घोष थे ना, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो तथा जो इसका विस्तृत उत्खनन है ना, यानी इसका पूरा का पूरा उत्खनन 1961 से लेकर 1969 तक है ब्रजवासी लाल व फिर बालकृष्ण थापर ने किया था। फिर क्या है,
यह क्षेत्र घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि जो हमारा यह क्षेत्र है ना, तो यह क्षेत्र हमारा घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ जिला है ना, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का अवशेष है। तो जो हमारी घग्गर नदी है वह किसका अवशेष है, तो वह हमारी सरस्वती नदी का अवशेष है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, तो हम कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर क्या कुछ खास है, यहाँ पर क्या कुछ होता है, तो इसका तो हमको पूर्ण आइडिया होना चाहिए, पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो तैयारी तो इस प्रकार करो ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाए। तो जो कालीबंगा सभ्यता है ना, अगर हम उसकी विशेषताओं पर चर्चा करने लगे ना, तो उसमें बहुत सारी विशेषताएँ हैं। तो मैं आपको बारी बारी से सभी विशेषताओं के बारे में बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले है ना, जो इसके अंदर नगर नियोजन है ना, तो नगर नियोजन को इसके ने 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन है ना, तो नगर नियोजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो नगर नियोजन को यहाँ पर 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन है ना, तो नगर नियोजन को यहाँ 2 भागों के अंदर विभाजित किया है। तो कौन कौन सी हैं, तो पश्चिमी भाग है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहले तो है पश्चिमी भाग और दूसरा है पूर्वी भाग। तो जो कालीबंगा सभ्यता है हमारी, तो कालीबंगा सभ्यता की जो भाग है, जो पहला भाग तो कौन सा है, पहला भाग तो है दुर्गीकृत, और दूसरा भाग है वह कौन सा है, दूसरा भाग है वह पूर्वी भाग यानी अदुर्गीकृत। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा से 5 स्तर मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर मिले हैं, तो कालीबंगा से हमें को 5 स्तर मिले हैं। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, फिर हमारा क्या हो गया, तो जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है उसके कितने स्तर हैं, तो उसके हमारे 5 स्तर है। कालीबंगा के कितने स्तर हैं, कालीबंगा के हमारे 5 स्तर है। फिर क्या है, 2 स्तर हड़प्पा से प्राचीन व 3 हड़प्पा के समकालीन है। यानी जो 2 स्तर है ना, वह तो हो गए हड़प्पा से भी प्राचीन है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उससे भी तो प्राचीन है। जो कितने स्तर है, वो 2 स्तर है। और 3 क्या है, 3 2 स्तर है ना, वह हड़प्पा के समकालीन है। यानी कालीबंगा सभ्यता के आपको 5 स्तर मिले हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना हमारी, उसको हमें 5 स्तर मिले हैं। तो जिसके अंदर 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता है ना, उससे भी प्राचीन है, और जो 3 स्तर है ना, वह हड़प्पा के समकालीन है, यानी हड़प्पा के आसपास के है। फिर क्या है, यहाँ पर जो सड़कें हैं ना कालीबंगा सभ्यता की, वो सभी की सभी सड़कें को समकोण पर काटती है। यानी ये सभी की सभी सड़कें इस प्रकार है, ये सभी की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार ये सड़कें एक दूसरे को काटती है इस प्रकार। यानी आप यहाँ से देखो तो आप लास्ट जहाँ तक देख सकते हो ना, वहाँ तक इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से साधन जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ और जो ग्रीन सिस्टम शतरंज जैसी है, जो किस प्रकार है, जो ग्रीन सिस्टम या फिर जो शतरंज का होता है ना हमारा, उस प्रकार है। जैसे शतरंज हमारा इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार। ये सभी की सभी किस प्रकार जा रही है, ये सभी की सभी हमारी समकोण जा रही है। यानी इसके अंदर जो सड़क व्यवस्था थी नहीं, वह पूरी की पूरी जो सड़कें हैं ना, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यानी इसके अंदर सड़क व्यवस्था बनी वह हमारी बहुत ही शानदार थी, सेम टू सेम जयपुर के जैसी। जो जयपुर की सड़कें हैं ना, वही अपने आपको एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और उसके बाद क्या है, पक्की व ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। यानी जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ हैं ना जितनी भी, वे सभी की सभी एक तो पक्की हैं और वे नालियाँ ढकी हुई हैं। यानी आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पर जो नालियाँ हैं ना, वह कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जो नालियाँ हैं ना, वह क्या हो गई, नालियाँ सबसे पहले तो सभी की सभी नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई, यानी सभी की सभी नालियाँ पक्की हैं। उसके बाद वह ढकी हुई नालियाँ हैं, यानी जो नालियाँ हैं ना, वह ऊपर से ढकी हुई है।
यानी जो नाली हमको शहरों के अंदर देखने को मिलती हैं ना, जैसे ये बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं जो कि आपकी आरसीसी यानी लेंटर की बनी हुई होती है और उसके ऊपर इस प्रकार एक और डबल आरसीसी डाली होती है, इस प्रकार वह ढकी हुई होती है, यानी उसके अंदर देखा नहीं जा सकता। जो शहरों के अंदर होती है ना, वह इस प्रकार होती है। इसी प्रकार जो हमारी सभ्यता के अंदर थी ना, कालीबंगा सभ्यता, उसी के अंदर इसी प्रकार की जो है वह नालियाँ थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो गया, आगे है भारत प्राचीन सामूहिक तंदूर मिले हैं, यानी यहाँ पर भारत के प्राचीन जो सामूहिक तंदूर है ना, वह आपको यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, जो भारत प्राचीन सामूहिक तंदूर है ना, वह भी यहीं पर मिले हैं। फिर क्या है, बेलनाकार मैसूर जो मेसोपोटामिया संबंध बताया जाता है। यहाँ की जो बेलनाकार मुहर है ना, वह यह बताती है कि इसका जो संबंध है ना, वह मेसोपोटामिया संबंध बताया गया है। तो इसका संबंध क्या बताया गया है, तो इसका संबंध बताया गया है मेसोपोटामिया से। जो इसका बेलनाकार मुहर है ना, यानी इसको मुहर है ना, मोहर, वह इस प्रकार हुआ करती थी, जो कि यह दर्शाती है कि इनका संबंध मेसोपोटामिया से था। फिर क्या है, कलक सावादान साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो कलश है ना, कलश का जो सावादान साक्ष्य है ना, वह भी आपको यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर कलश से सावादान साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो कब्रें हैं ना, वह अंडाकारी कब्रें मिली हैं, जिन्हें चिरायु कब्र कहते हैं। यानी जहाँ यहाँ की कब्र है ना, तो कब्र यहाँ अंडाकार कब्र है, जिनको चिरायु कब्र कहते हैं। और उनके साथ जो कलश है ना, कलश को भी उनके साथ रखा जाता था, यानी कलश का भी उसके साथ सावधान कर दिया जाता था, यानी कब्र में कलश को भी रख दिया जाता था। फिर क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन पर जो आधारित है, राजस्थान का जो आधुनिक नगर है ना, वह जयपुर है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, अगर उसके नगर नियोजन पर बात करें ना, उससे आधारित यानी उसी के समान जो नगर नियोजन है, वह हमारा जयपुर ज़िले का है। यही तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जयपुर ज़िला है ना, वह हमारा सेम टू सेम जो कालीबंगा सभ्यता का जो नगर नियोजन था, उसी के अनुसार बना हुआ है। फिर ऋग्वेद के 7वें मंडल में रचना सरस्वती नदी घग्गर की उपत्यका किनारे से हुई थी। यानी जो हमारा ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है ना, तो ऋग्वेद के जो 7वां मंडल के अनुसार, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार की जो रचना है ना, वह सरस्वती नदी यानी घग्गर की उपत्यका किनारे से हुई थी। यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार जो इसकी रचना है ना, वह सरस्वती नदी घग्गर की उपत्यका किनारे से हुई थी। फिर क्या है, यहाँ पर जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जुते हुए खेत की जो एकमात्र साक्ष्य है, वह कहाँ से मिले हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से ही देखने को मिले हैं। फिर क्या है, यहाँ पर अग्निकुंड के भी दृश्य है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर और क्या क्या है, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको अग्निकुंड के भी दृश्य मिल जाते हैं, वो 4 अग्नि वेदिकाएँ भी मिलती हैं, यानी 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ पर युगम समाधियाँ भी मिली है, बेलनाकार मुहरें भी मिलती है जो मेसोपोटामिया का संबंध बताती है, तांबों के बेलों की आकृति भी मिली है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ईंटों के मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है, तो उसके अंदर क्या मिले हैं, उसके अंदर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यानी हमारी कालीबंगा की ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर हमको जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अग्निकुंड के दृश्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, युगम समाधियाँ मिली हैं, बेलनाकार यहाँ पर मोहरे मिले हैं, तांबे के बेल की आकृति मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के मकानों के साक्ष्य भी यहीं मिले हैं। फिर क्या है, मुख्य फसलें यहाँ गेहूँ व जौ थी। कपास को इसी सभ्यता में सिल्डन कहा जाता था। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। यानी यहाँ पर क्या कुछ खास है, तो जो जुते हुए खेत है ना, तो जुते हुए खेतों के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं ना, वह हमारे कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही मिले हुए हैं। फिर यहाँ पर अग्निकुंड के दृश्य भी मिले हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर अग्निकुंड के दृश्य मिले हैं। फिर यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमको 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं।
इसके बाद यहाँ पर युग्म समाधियाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेलनाकार मुहरे भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर तांबे के बेल की आकृति भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईंटों के मकाने के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं ना वह गेहूँ व जौ थी। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? मुख्य फसलें गेहूँ व जौ थी। कपास को इसी सभ्यता में सिल्डन कहा जाता है। यानी जो कपास होता है ना, तो कपास को इसी सभ्यता के अंदर क्या कहा जाता था? तो जो कपास है ना, कपास को इसी सभ्यता के अंदर सिल्डन कहा जाता था। फिर क्या है? कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो वह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता का क्या हो गया? कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम थोड़े से इसी के चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो इसके अंदर जो लोग हैं ना, वह शव को गाड़ते थे। शव के पास बर्तन गहने आदि रखते थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है, तो काली सभ्यता के अंदर जो लोग हैं ना, जो लोग मर जाते थे ना, तो उनके शवों को वो गाड़ते थे। यानी ज़मीन के अंदर दफन किया करते थे और शव के पास वे बर्तन रखते थे, जैसे कि कलश हो गया जो हमने पहले पढ़ा है, और जो गहने थे आदि ये रखते थे। और ये जो पुनर्जन्म है ना, तो पुनर्जन्म के अंदर ये विश्वास मानते थे, यानी इनका जन्म वापस होगा, इसमें ये विश्वास मानते थे। यानी ये अंधविश्वासी प्रकृति के लोग हुआ करते थे। फिर यह जो इनकी लिपि है ना, वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी जो इनकी लिपि है ना, हम तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, और जो इसमें लोग इस प्रकार लिखते थे, यानी यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करते थे, हम इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन ये इस तरह से इसको लिखा करते थे। ये क्या है? जिसे सर्पाकार, गोमूत्राकार या बेस्टोफेदन कहते हैं। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो लोग लिखा करते थे ना, वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी दाएं से यह बाएं ओर लिखी जाती थी। लेकिन जो ये इसके अंदर जो लिखे गए हैं ना, वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसको सबसे पहले सर्पाकार या फिर इसको गोमूत्राकार या फिर इसको बेस्टोफेदन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। फिर है जो सिंधु घाटी में जो घर मिले हैं ना, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घर मिले हैं ना, उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले जो घाटी है, उसके अंदर जो घर मिले हैं ना, जो उनके दरवाजे हुआ करते थे ना, तो उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गली में खुलते थे। कालीबंगा में भी ऐसे ही घर मिले हैं, जिसका एकमात्र अपवाद लोथल गुजरात है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे ना, जो उनके दरवाजे थे ना, वह मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। इसी प्रकार जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, हनुमानगढ़ के अंदर, उसी में इसी प्रकार के घर मिले हैं, जिनके दरवाजे क्या हो गए? जिनके दरवाजे सड़क पर न खुलकर जो मुख्य गलियां होती थी, उसके अंदर मिलते थे। और इसका एकमात्र अपवाद लोथल गुजरात भी है। लोथल गुजरात वाली जो सभ्यता के अंदर भी इसी प्रकार के दरवाजे देखने को मिलते हैं। फिर है कालीबंगा से खिलौने गाड़ी मिली है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी नहीं, तो कालीबंगा सभ्यता से जो खिलौनों की गाड़ियाँ थी ना, वह भी मिली है। तो कालीबंगा सभ्यता से क्या मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता से खिलौनों की गाड़ियाँ भी मिली है। फिर क्या है? यहाँ पर भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। यानी जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। फिर है कालीबंगा के काले मृत पात्र भी मिले हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, उसके मृत पात्र भी मिले हैं। फिर क्या है? हरिण चित्र युक्त बाहर खुरदरे चित्र मिले हैं। यानी हिरण के जो चित्र है ना, वह भी यहाँ पर मिले हुए हैं, जो कि बाहर की ओर खुरदरे चित्र मिले हैं, यानी जो ऊपर उठे हुए हैं। फिर क्या है? यहाँ से जो प्राकृत हड़प्पा मृत भांड मिले हैं, उन्हें अमलानंद घोष ने चौथी मृत भांड कहा है। यानी यहाँ से जो प्रात हड़प्पा के जो मृत्यकालीन भांड मिले हैं ना, उन्हें अमलानंद घोष ने क्या कहा है? उसने अमलानंद घोष ने चौथी मृत भांड कहा है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो चौथी मृत भांड है वह कौन से है, तो जो चौथी मृत भांड है ना,
तो चौथे मृत भांड कौन से हो गए? जो प्राकृत हड़प्पा मृत भांड मिले हैं ना, उसको अमलानंद घोष ने चौथी मृत भांड कहा है। फिर क्या है यहाँ पर? गेहूं व जौ के अवशेष मिले हैं। समकोण पर 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी। यानी जो यहाँ पर क्या है, गेहूं व जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर समकोण पर 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी। सिंधु घाटी में कपास को सिडन कहा जाता था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके अंदर जो कपास होता था ना, तो वे कपास को सिडन नाम से भी जाना जाता था। यानी सिंधु कालीबंगा सभ्यता के अंदर कपास को सिडन के नाम से भी जाना जाता था। फिर कालीबंगा से बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। ये शल्य चिकित्सा का अवशेष माना जाता है कि यानी जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद है। तो ये यह दर्शाते हैं कि इस समय भी शल्य चिकित्सा की जाती थी। यानी मनुष्य का जो ऑपरेशन है, यानी चीर फाड़ की जो विधि थी ना, वह की जाती थी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। यानी कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है उससे 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। फिर क्या है, सिंधु से किसी प्रकार के मंदिर अवशेष नहीं मिले हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तो एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और कालीबंगा से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, यहाँ सिक्के भी मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक यानी जिसको हम सांख्य कहते हैं ना, उसके चिन्ह भी इसके अंदर मिले हुए हैं। और यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमको यहाँ पर सिक्के भी देखने को मिले हैं। फिर क्या है, एक सिक्के पर व्याघ्र और दूसरे चित्र पर कुमारी देवी चित्र मिला है। एक चित्र व्याघ्र यानी शेर का, और जो दूसरी ओर है वहाँ पर कुमारी देवी का चित्र यहाँ पर मिला है। ये कुत्ते को पालते थे। यानी जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वह किस पशु को सबसे ज़्यादा पालते थे? तो वह कुत्ते को पालते थे। फिर क्या है, यहाँ पक्की ईंटों के साथ साथ कच्चे ईंटे के भी मकान मिले हैं। यानी जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, वहाँ पर पक्की ईंटों के तो मकान है, साथ ही साथ यहाँ पर कच्चे ईंटों के भी मकान आपको मिल जाएंगे। फिर क्या है, कच्चे ईंटों के मकान मिलने का कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। यानी जहाँ पर कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं ना, उसे दीनहीन बस्ती कहा गया, यानी गरीबों की बस्ती उसको कहा गया है। फिर है, कालीबंगा नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। यानी जो कालीबंगा नगर है ना, वह भी रक्षा प्रचार से घिरा हुआ था, इसलिए कालीबंगा को दोहरे प्रकोष्ठों की सभ्यता कहा जाता है। यानी जो कालीबंगा नगर है ना, वह रक्षा प्राचीर यानी एक दीवार से घिरा हुआ था जिससे उसकी रक्षा होती थी, इसलिए कालीबंगा को दोहरे प्रकोष्ठ की सभ्यता भी कहा जाता है। फिर क्या है, कालीबंगा में जो सड़कें हैं ना, वह 5 से लेकर 7.20 मीटर तक चौड़ी थी। यानी जो कालीबंगा की सभ्यता है वह 5 मीटर से लेकर 7.20 मीटर तक चौड़ी थी। और जो नालियों की चौड़ाई थी ना, वह 1.8 मीटर थी। यानी नालियों की चौड़ाई वहाँ पर 1.8 मीटर थी। कालीबंगा में पशु अलंकृत ईंटें मिली हैं। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, उसके अंदर पशुओं के अंकन की ईंटें मिली हैं। और कालीबंगा से मिट्टी, तांबे और कांसे की चूड़ियाँ भी मिली हैं। यानी कालीबंगा से और क्या मिला है, तो कालीबंगा से मिट्टी, तांबे और कांसे की चूड़ियाँ भी मिली है। उसके बाद है, कालीबंगा से में बलि प्रथा का प्रचलन था। यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर बलि का भी प्रचलन था। यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा से तीर भी मिले हैं। कुत्ता कालीबंगा का पालतू पशु था। कालीबंगा सभ्यता से हमको तीर भी मिले हैं। और साथ ही साथ जो कुत्ता था ना, तो कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का पशुपालक था। फिर क्या है, कालीबंगा हड़प्पा की तरह अवतल चक्की, सातल, सिलवट्टा, तो जो कालीबंगा सभ्यता यानी तो हमारी कालीबंगा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को दोहरे प्रकोष्ठ की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कालीबंगा की जो सड़कें और हैं उनको भी मैंने अभी चर्चा कर ली है कि उनकी सड़कें 5 से लेकर 7.20 मीटर तक होती है। जो इनकी नालियाँ हैं ना, तो और इनकी गलियों की चौड़ाई 1.5 मीटर तक होती, 1.8 मीटर तक होती है। कालीबंगा में पशु अलंकृत ईंटें भी मिल जाती हैं। और कालीबंगा से मिट्टी के और तांबे और कांसे के बर्तन व चूड़ियाँ भी मिलती हैं। फिर क्या है, फिर कालीबंगा में से बलि की प्रथा का प्रचलन था। और कालीबंगा से तीर भी मिले हैं। कुत्ते कालीबंगा का
क्या है, पालतू पशु था। फिर क्या है, कालीबंगा हड़प्पा की तरह अवतल चक्की, सांदल, सिल बट्ठा, सेलखेड़ी मिट्टी की मुहरें भी मिली हैं। कालीबंगा में शव दफनाते थे। कालीबंगा में मातृ देवी की यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं मिलती है। तो यह हमारी कालीबंगा सभ्यता थी। तो एक बार पुनः हम कालीबंगा सभ्यता पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, ताकि हमारा जो यह टॉपिक है ना कालीबंगा सभ्यता, वह हमारी आज पूरी हो चुकी है। और कालीबंगा सभ्यता को एक बार और हम देख लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर हमको बहुत सी सभ्यताएं देखने को मिलने वाली है, जैसे इनमें कि ताम्र व पाषाण युगित कौन कौन सी सभ्यता है उसका हमको पता होना चाहिए। आर्य सभ्यता हमारी उदयपुर की है, जो गिलिंड सभ्यता है वह हमारी राजस्थान की है, बालातल हमारी उदयपुर की है, ओजियाना हमारी भीलवाड़ी की है, गणेशवरा हमारी नीम का थाना की है, और कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ की सभ्यता है। तो मैं प्रॉपर वैसे तो हनुमानगढ़ जिले का ही हूँ। तो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता क्या हो गया, यह सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा को खोजा गया तथा 1922 में मोहनजोदड़ो को यहाँ पर खोजा गया था। उसके बाद यहाँ 2 स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए हैं, यानी जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है ना, वह कालीबंगा हनुमानगढ़ है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहा है। फिर है जो इसकी सर्वप्रथम जानकारी है ना, वह इटली के एलपी टेसिटोरी ने 1887 से लेकर 99 ने की थी। फिर है कालीबंगा खोज है ना, तो कालीबंगा खोज 1951 से लेकर 1952 में अमनानंद घोष ने की थी, तथा इसका जो विस्तृत उत्खनन है ना, वह 1961 से लेकर 1969 तक ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने किया था। यह क्षेत्र घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही अवशेष है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है ना, उनकी जो जितनी भी विशेषताएं हैं ना महत्वपूर्ण, उन पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के जो अंदर जो नगर नियोजन था, तो इसके जो नगर नियोजन को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के अंदर दुर्गीकृत आ जाता है और पूर्वी भाग के अंदर अदुर्गीकृत आता है। तो कालीबंगा के से 5 स्तर मिले हैं, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, उससे हमको 5 स्तर मिले हैं। 2 स्तर तो हमारी हड़प्पा से प्राचीन है और 3 स्तर हमारे हड़प्पा के समकालीन हैं। फिर क्या है, यहाँ पर समकोण कर काटती हुई सड़कें हैं जो ग्रीन सिस्टम यानी शतरंग जैसी हैं। नालियाँ पक्की व ढकी हुई हैं और नालियों की यहाँ पर व्यवस्था है। फिर भारत प्राचीन सामूहिक तंदूर हमको यहीं पर कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और जो बेलनाकार मुहर है ना, जो मेसोपोटामिया की संख्या बताया जाता है। यहाँ पर कलश संवादन के साक्ष्य भी मिले हैं। अंडाकार कब्र मिली हुई, जिन्हें चिरायु कब्र भी कहते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान का आधुनिक नगर जयपुर है। फिर क्या है, ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना सरस्वती नदी घग्गर की उपत्यका के किनारे हुई थी और जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के दृश्य, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, युगम समाधियां, बेलनाकार मुहरे, तांबे और के बेल की आकृति, भूकंप के साक्ष्य, ईंटों के मकानों के साक्ष्य भी हमको यहीं पर मिले हैं। मुख्य फसल यहाँ गेहूँ व जौ थी। कपास को इस सभ्यता में सेडन कहा जाता है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोग शवों को गाड़ते थे और शव के पास बर्तन रखते थे, गहने भी रखते थे। वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनकी जो लिपि है ना, वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिसे सर्पाकार, गोमूत्राकार या बेबस्टोफेदन भी कहते हैं, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और सिंधु घाटी में जो घर मिले हैं ना, उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों की ओर खुलते हैं। और यही सेम टू सेम कालीबंगा के अंदर, और ही इसके जो कुछ अपवाद है ना, वह लोथल जो सभ्यता है ना गुजरात के अंदर, उसके अंदर भी है। फिर कालीबंगा से खिलौने वाली गाड़ियाँ मिली हैं, भूकंप के अवशेष भी मिले हैं, और कालीबंगा से काले मर्द भी मिले हैं और
ऋण रीत युक्त मिले जो चित्र मिले हैं जो बाहर की ओर खुदरे हुए हैं। यहाँ से जो प्राकृत हड़प्पा है ना वह मात्र भांड मिले हैं। उन्हें अम्नानंद घोष ने चौथी मृद भांड भी कहा है। गेहूं व जौ के अवशेष भी मिले जो समकोण पर 2 फसलों की एक साथ बोई जाती थी। सिंधु घाटी में कपास को सिडन कहा जाता था। और कालीबंगा से बालक की खोपड़ी मिली है जिन्हें 6 छेद है। ये शल्य चिकित्सा के अवशेष माने जाते हैं। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। सिंधु से किसी प्रकार के मंदिर अवशेष नहीं मिली है। कालीबंगा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और यहाँ पर सिक्के मिले हैं। एक सिक्के पर व्याघ्र व दूसरे पर कुमारी देवी का चित्र मिला है। ये कुत्ते को पालते थे। यहाँ पक्की ईंटों के साथ साथ कच्चे ईंटे के भी मकान मिले हैं। कच्चे ईंटों के मकान मिलने के कारण यह दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा नगर को रक्षा प्रचार पे घिरा हुआ इसलिए इसे दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कहते हैं। कालीबंगा की जो सड़कें थी ना वह 5 से लेकर 7.20 मीटर तक चौड़ी थी और जो गलियाँ थी ना वह 1.8 मीटर तक चौड़ी थी। कालीबंगा के पशु अलंकृत ईंटें मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी और तांबे और कांस की चूड़ियाँ भी मिली है। कालीबंगा में बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा से तीर व भाले भी मिले हैं। कुत्ता कालीबंगा का पालतू पशु था। कालीबंगा हड़प्पा की तरह अवचल, चक्की, सालन, सिलवट्टा, सिलखेड़ी, मिट्टी के मुहरे आदि मिले हैं। कालीबंगा में सफ दफनाते थे। कालीबंगा से माता देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।